अयोध्या में विद्यालय की दबंगई फीस देने में असमर्थ अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। जी हां, कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए जिस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ था, उस स्थिति में गार्जियन व स्कूल की छात्र छात्राओं ने स्कूल की फीस देने में असमर्थ। उसी को लेकर छात्रों के अभिभावक व छात्र छात्राओं ने भरतपुर कुंड स्थित MGS स्मारक प्रशिक्षण महाविद्यालय पर अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगा है और वो फीस नहीं दे सकते हैं। साथ ही वहीं विद्यार्थियों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसी को लेकर सभी अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है और वहीं अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय प्रबंधक द्वारा धमकी दी जा रही है कि फीस अगर 3 महीने में नहीं दी गई तो उनके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। साथ ही इसी पर अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि लॉकडाउन में फीस न देने के कारण विद्यालय प्रशासन से फीस माफ कराई जाए। क्लास में है, अभी 3-4 महीने का लॉकडाउन हो चुका है। ये लोग फी मांग रहे हैं, एनुअल फी मांग रहे हैं, कन्वे फी मांग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल मांग रहे हैं। अब ये बताइए 6200 रुपये फीस एक मिडिल क्लास फैमिली बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाती है। कैसे करके अब 13-14 हज़ार रुपये का बिल अगर हमें पकड़ा दिया जाएगा, हम कहाँ से दे देंगे? जबकि ना मेरा बच्चा स्कूल गया है, ना मेरा बच्चा कन्वे यूज़ किया है, ना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, तो उसके पैसे हम लोग क्यों भरें? दूसरी बात, इन्होंने ऑनलाइन क्लास चलाई, वो भी शायद 18 तारीख से क्लास इन लोग की चालू हुई है और इधर 1 महीने क्लास चला के बंद कर दी। जून की वो लगा दिया था, गर्मी की छुट्टी लगा दी थी, उससे भी छुट्टी मिल गई। फिर इधर क्लास चल रही है और वो भी जिसका मन कर रहा है सुबह मैसेज कर दे रहा, गुड मॉर्निंग हो जा रही है। जिस टीचर का मन कर रहा है एक सब्जेक्ट खाली 2.5 मिनट की वीडियो पढ़ाई जा रही है। जब बच्चा 2 घंटे 1 घंटे की क्लास में पूरा सब्जेक्ट नहीं कवर कर पाता, वो 2 मिनट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लेगा? वो भी साइंस के बच्चे कैसे कवर करेंगे, आप बताइए? कोई बच्चा पढ़ सकता है इस चीज़ को? और ऊपर से जूम क्लास चलाने को दुनिया की जगह मोबाइल यूज़ हो रहा है। हम अपने बच्चों को नेट डला के दे रहे हैं, उसका खर्चा अलग भर रहे हैं। मोबाइल खरीद के अलग से दीजिए, इनको फीस अलग से दीजिए। एक टीचर जूम क्लास में अटेंड नहीं है। आप अगर मेरे बच्चों को बिठा दीजिए, सारे 12th के बच्चे बैठ जाएं, अगर वो उनके ही टीचर का क्वेश्चन जो उन्होंने चैप्टर कंप्लीट करा है उसके आंसर वो दे दें, अगर वो देते हैं तो मैं फ़ीस देने को तैयार हूँ। लेकिन हर बच्चे का पूरा नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। जो इन्होंने ऑनलाइन क्लास चलाई है अभी तक, मैं फ़ीस दे दूँगी, मैं भाग नहीं रही उस चीज़ से। वो भी फिर वो बताइए, हर पेरेंट्स को अलग से बुला के चुपचाप। अब बताइए, इंटर का क्लास है, हम अपने बच्चे का कहीं और रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, तो उन्होंने कह दिया 2 बच्चों के पेरेंट्स को बुला के बोला भैया आएंगे नहीं तो हम TC इशू कर देंगे। क्यों TC इशू कर देंगे? मेरा बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने? 4 साल से आप क्या पढ़ रहा है? तो लास्ट टाइम हम कहाँ लेके जाएंगे, आप बताइए? आप बताइए, अगर मैं स्कूल में आई कि भाई 4 टीचर पेरेंट्स एक दूसरे से मिल के बात कर रहे हैं कि हम प्रिंसिपल से बैठ के बात करेंगे सारे, तो आपको अगर डर लग रहा है तो आप स्कूल खोल दीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ के बात करें। हम लोगों ने हम आराम से बात करने आए, वो भी आराम से सर से कह रहे हैं कि सर आइए हमसे बात कीजिए, लॉकडाउन चल रहा है, सबके पास थोड़ी सी परेशानी है। टीचर कह रहे हैं कि मेरे पास मतलब हम लोगों को 50% फीस सैलरी नहीं मिली है। तो अगर टीचर को 50% सैलरी नहीं मिली है तो हम लोग उसका फुल पेमेंट क्यों करें? 100% हम लोग क्यों भरे बताइए? अरे 1 साल आप एनुअल फी, आप एक साल नाच गाना यहाँ मत कराइए। आपको अपने बच्चों को अवार्ड देना, आप सिंपल तरीके से दे दिए, मत खर्चा करिए। अरे लॉकडाउन में नाचेगा कौन यहाँ भाई पे? आप बताइए, गलत कह रही हूँ? क्या नाम है आपका? जी, साधना गुप्ता। ये है कि अभी लॉकडाउन चल रहा था, स्कूल नहीं खुले थे, ठीक है, बच्चों ने फीसें नहीं जमा की थी। अब स्कूल वाले प्रेशर बना रहे हैं कि जो नहीं पढ़ाए हैं उसकी भी फीस दो, ठीक है। पेरेंट्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, एक बच्चों को बुला के उनका उत्पीड़न करना चाहते हैं। बोलते हैं तुम स्कूल में आओ नहीं तुम्हारी TC इशू कर देंगे। ये सरकार के अधीन नहीं चल रहा है स्कूल क्या? ये स्कूल यहाँ के प्रबंधक बलवंत सिंह जी के अधीन चल रहा है क्या? ये सरकार के अधीन चल रहा है, तो सरकारी नियमों को ताक पर रखकर बच्चों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है? मोदी जी कहते हैं कि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और हमारे देश के भविष्य को स्कूल में बुला के उत्पीड़न किया जाएगा। इसमें प्रबंधक के ऊपर जो गैर कानूनी ढंग से अत्याचार किए हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए और बच्चों का बयान दर्ज होने चाहिए और इनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। ऐसे लोग शिक्षा के नाम पे कलंक हैं जो बच्चों का उत्पीड़न करते हैं, बच्चों का हैरासमेंट करते हैं। एक बच्चे को व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, तुम स्कूल में आओ, क्या करने के लिए? तुम कारण बताओ क्या करने के लिए स्कूल में बुला रहे हैं? तुम्हारे बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल के लिए बोलने की? बच्चे जिस विद्यालय में फीस जमा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विद्यालय के खिलाफ नहीं बोल सकते अगर वो अन्याय अनाचार करेंगे, दुराचार करेंगे तो ये बहुत गलत बात है। प्रबंधक के ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, बच्चों के बयान दर्ज होने चाहिए और इसमें हमारी स्थानीय विधायक जी से बात हुई है, शिक्षा मंत्री से आज बात करेंगे, आज अभी जाके BSA साहब से मिल रहे हैं, वहाँ भी ज्ञापन दिया जाएगा
और जो भी रहेगा कानून के हिसाब से, कानून की मर्यादा में रह के हम लोग न्याय लेंगे और इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और लेके रहेंगे। जय हिंद। क्या नाम है? नाम क्या नाम है? और इनके न्याय के टीवी और इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तीसरी जांच कोरोना नेगेटिव आई है। उनकी दूसरी जांच रिपोर्ट में भी इससे पहले कोरोना नेगेटिव आई थी। अब तीसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद महंत के शीघ्र अयोध्या लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने कहा है कि महंत सब प्रकार से स्वस्थ हैं। उनका तपोबल उन्हें ऐसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। वहीं कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने मथुरा पहुंचे महंत नृत्य गोपाल दास की तबियत खराब होने पर उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वहीं गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। महंत की दूसरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद तीसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। वहीं आपको बता दें, महंत नृत्य गोपाल दास की अवस्था 84 वर्ष की है। वहीं अभी कुछ दिन पहले महंत ने राम नाम की ध्वनि उच्चारित की थी। जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय, श्री राम जय राम, जय जय, श्री राम जय राम, जय श्री राम। वाह, ये कौन है? जिसे अस्पताल के स्टाफ ने रिकॉर्ड कर उनके समर्थकों को भेजा था। महंत राम नाम की ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। वीडियो में दिखाने का प्रयास किया गया है कि वो स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं महंत नृत्य गोपाल दास के साथ मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा है कि महंत नृत्य गोपाल दास सब प्रकार से स्वस्थ हैं और उनका ध्यान अयोध्या में ही लगा हुआ है। वो शीघ्र ही अयोध्या वापस लौटेंगे। स्वास्थ्य कैसा है अब और कब तक आ रहे हैं? महाराज जी सब प्रकार से अब स्वस्थ हैं और बहुत ही जल्दी अयोध्या वापस आएंगे। उनका ध्यान अयोध्या में ही लगा है। हमें अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना है। बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा अस्पताल से। अच्छा, एक निगेटिव रिपोर्ट आई? जी आ चुकी है और आज भी आएगी। उनकी त्याग और तपस्या आज भी उनके अंदर इन बीमारियों से लड़ने की शक्ति है। त्याग तपस्या ही सब प्रकार से कार्य कर रहा है। टीवी और इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर जनपद के फैजाबाद रायबरेली मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 330 4 लेन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसमें राजमार्ग के बगल कृषि भूमि आवास व्यवसायिक प्रतिष्ठान को अधिग्रहण किया जा रहा है। सभी लोगों के प्रतिष्ठान मकान आवास एवं तहसील अभिलेखों एवं परिवार रजिस्टर में अंकित है। वहीं प्रभावित किसानों, व्यापारियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मुआवजा शासन प्रशासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वहीं मानक के अनुरूप नहीं दिया जा रहा है, जो भूमि अधिग्रहण कानून के नियमों के विपरीत है। वहीं अखिलेश यादव जिलाध्यक्ष ने बताया है कि उदाहरण के रूप में जब किसान बैनामा खरीदने जाते हैं तो निबंधन कार्यालय भूमि की चौहद्दी, नाली चौक रोड, लिंक रोड, हाईवे, मुख्य मार्ग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान रहने पर निबंधन कार्यालय में अधिक पैसा स्टैंप हेतु जमा कराया जाता है। साथ ही तभी रजिस्ट्री की जाती है। यही डीएम सर्किल रेट का आधार माना जाता है। जब सरकार किसानों की भूमि अधिकृत कर रही है तो निबंधन कार्यालय में निर्धारित डीएम सर्किल रेट के आधार पर न देकर सामान्य दर पर बना मुआवजा प्रस्तावित किया गया। इसी प्रकार हवाई पट्टी के लिए अधिकृत की जाने वाली भूमि को मानक अनुरूप मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वहीं धर्मपुर में भी मुआवजा देने में अलग अलग मानक का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों की समस्याओं को लेकर उनके साथ खड़ी होकर एक जन आंदोलन के रूप में उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। वहीं प्रथम चरण में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को हस्ताक्षर अभियान कराकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेगी। इसके बावजूद भी अगर प्रभावित लोगों को न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी होकर लड़ाई लड़ने का काम करेगी। 330A राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण होने जा रहा है। किसानों की, व्यापारियों की ज़मीनों को अधिग्रहित किया जा रहा है। अधिग्रहित के रूप में उनको सर्किल रेट के हिसाब का 4 गुना रेट मुआवजा दिया जाना चाहिए। उस मुआवजे में बड़ा ही मानक के अनुरूप ना होने के कारण हम लोग इस प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, अगर उन लोगों के साथ न्याय संगत
मानक के अनुरूप मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करेगी, क्योंकि जब हम बैनामा लेते हैं तो वर्ग मीटर के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी देते हैं। जब सरकार उसी को अधिग्रहित कर रही है तो फिर क्यों दूसरा उसका दोहरा मापदंड क्यों अपना रही है? इस दोहरे मापदंड के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रोड पर उतर करके उन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़ी होकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे चरणबद्ध तरीके से। प्रथम चरण में हम उन लोगों के जो प्रभावित लोग हैं अधिग्रहित भूमि के मालिक, उन लोगों से हस्ताक्षर अभियान के तहत करेंगे, उसके बाद ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी महोदय को। उसके बाद भी इनकी बात को अनसुना किया गया तो पूरी तरीके से रोड पे उतर कर आंदोलन करने का काम करेंगे। जैसे इस तरीके से जब उसी जगह ज़मीन उसी गांव से लगे हुए एक गांव को अलग रेट दिया जा रहा है, दूसरे गाँव को अलग रेट दिया जा रहा है हवाई पट्टी के विस्तार को लेकर के। उस धर्मपुर के गाँव को इस तरीके से मुआवजा दिया जा रहा है। एक तरफ 74,20,000 रुपये मुआवजा दिया जा रहा है, एक गांव को 8,20,000 रुपये प्रति बीघे मुआवजा दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? सर्किल एक ही है, उसका रेट अलग अलग है। कहीं न कहीं उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा। कांग्रेस पार्टी उनके के साथ भी खड़ी होने का काम करेगी। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में उत्तर प्रदेश पत्रकार समाज कल्याण समिति के संस्थापक सूरजभान बघेल के आदेश अनुसार प्रदेश सचिव कार्यकारिणी के दिशा निर्देशन में पत्रकार समाज कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष नदीम खान के द्वारा ब्लॉक बरखेड़ा में पत्रकार समाज कल्याण समिति की टीम का गठन किया गया। वहीं पत्रकार समाज कल्याण समिति पीलीभीत से जिला प्रभारी राजेश गुप्ता के द्वारा पत्रकारों को शपथ दिलाकर सदस्यता ग्रहण कराई गई। पत्रकार समाज कल्याण समिति के जिला प्रभारी राजेश कुमार ने बैठक में सभी पत्रकारों को संबोधित करते हुए सभी पदाधिकारियों को ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, निष्पक्ष के साथ पत्रकारिता करने, पत्रकार समाज कल्याण समिति को ऊंचाइयों तक ले जाने का आश्वासन दिलाया। वहीं पत्रकार बंधुओं से आग्रह किया गया, अगर उनके द्वारा किसी भी गलत कार्य से समिति पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है तो उन्हें बिना सूचना दिए निष्कासित कर दिया जाएगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र सैनी के साथ भागीरथ की रिपोर्ट, पीलीभीत। जनपद बाराबंकी में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव बाराबंकी पहुंचे, जहां लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। कहा, लगातार बढ़ रहे प्रदेश में बलात्कार और हत्या के मामले। जी हां, उन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति बनाए जाने के मामले पर मायावती पर कटाक्ष भी किया और कहा, मूर्तियों वाले लोग मूर्तियां बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन हम विकास की बात करते हैं। एक आखिरी सवाल और है भाई, लोहिया जी ने नारा दिया था पिछड़ों के संदर्भ, उसके बाद आपकी पार्टी जो है जिसमें जब समाजवादी पार्टी वो तो बाद में आपके डिफरेंसेस हुए, तो क्या जब से वो पिछड़ों के अलावा कुछ और अन्य जातियों और सवर्णों से जुड़ने लगी तो क्या अपने उद्देश्य से हट गए? उसके बाद कमजोरी नहीं, हम लोग नहीं हटे। जितने भी लोहिया का नारा तो ये नहीं था क्या? लोहिया का नारा था पिछड़े पावे 100 में 60। हाँ, तभी भी समाजवादियों का नारा है ही। सिर्फ नारे तक महदूद है वो, नारे तक नहीं। अल्लाह कब बोलेंगे? अल्लाह शुरू है वाले लोग हैं जो खामोश नहीं, खामोश कहाँ है? रोज आप सुन रहे, हम तो जहाँ जाते हैं तहाँ बोल देते हैं। और हमने ये कम बोल दिया है कि सब समाजवादी एक हो जाओ, सब उपेक्षित एक हो जाओ, सब उपेक्षित एक हो जाओ, वास्तव में चर्चा बन जाएगी। शिवपाल जी जिस तरह से पंडितों को लेकर राजनीति हो रही है और अखिलेश जी ने भी बोला है कि मैं परशुराम जी की मूर्ति बनवाऊंगे, मायावती जी ने भी बोला मैं उनसे ऊंची मूर्ति बनवाऊंगा, तो कहाँ तक कि ये जायज़ है कि मूर्तियों पे खेला जाए और डेवलपमेंट पे नहीं बात हो? देखिए, मूर्तियों पे बोलने वाले बोल रहे हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं और करेंगे विकास की। धन्यवाद। इंतजाम और बिजली वाले तो इतना परेशान किए हैं, बिजली दे भी नहीं रहे, जबकि बिजली की कोई कमी नहीं है। लेकिन बस किसानों का छापे। हम तो कहना चाहते हैं, हम हमारे पास विभाग था बिजली विभाग, पता कर लेना पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान पर छापे नहीं पड़े। और हमने बिजली, उस समय बिजली की कमी भी थी, बुनकरों को फ्लैट लेट पर बिजली दी थी। ट्यूबवेल का पानी और नहर का पानी मैंने फ्री दिया। गरीबों के लिए उस समय 2 पंखे और 2 बल्ब फ्री दिए थे।
फ्री कर दिए थे। और इस समय तो जब कनेक्शन है बिजली, इस समय तो सब दुखी हैं, व्यापार चल नहीं रहा, उद्योग धंधे चल नहीं रहे, मजदूरों की जो हालत देख ही ली थी गलत निर्णय होने की वजह से। फैक्ट्रियां बंद कर दी थी और इतनी देखिए महंगाई है, डीजल के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, हर चीज़ के दाम बढ़े। तो इतनी महंगाई है, आदमी की कमर टूट चुकी है, हर वर्ग के लोगों की कमर टूट चुकी है, खासकर किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग का व्यापारी। तो इसकी वजह से देखिए परेशानी में है। तो हमने तो यही आह्वान किया है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और आने वाले 2022 के बाद 2024 में शिवपाल जी, आप ये महसूस नहीं कर रहे कि इस समय पूरे विपक्ष को एकदम से भयभीत कर दिया है सरकार ने, चाहे कोरोना के नाम पर, चाहे लोगों के खिलाफ मुकदमे फर्जी करके, अभी चाहे संजय सिंह गोयल के मुकदमे, तो क्या विपक्ष भयभीत हो गया है? नहीं सर, विपक्ष आप लोग मैदान में आ नहीं रहे जैसे पहले आया करते थे। देखिए अब कोरोना की वजह से पालन भी करना है, स्वास्थ्य संबंधी जो भी है, जो आज बिजली दे नहीं रही तब भी छापे पड़ रहे हैं। शिवपाल जी, आपकी पार्टी जो है लोहिया, जो पार्टी आपने बनाई है, क्या लगता है वो बीजेपी से मुकाबला करने के लिए काफ़ी है? और आप जब ये कह रहे हैं कि समाजवादियों को एक साथ होना चाहिए, तो क्या आप समाजवादी में मर्जर का कोई सोच रहे हैं कुछ? देखिए अभी तो समय है, हम चाहते हैं कि जितने भी समाजवादी हैं, गांधीवादी हैं, लोहियावादी हैं, चौधरी चरण सिंहवादी हैं, जितने भी उपेक्षित लोग हैं, किसान है, गरीब है, सभी को हो जाए। नहीं तो क्या कुछ और हमारा प्रयास है, हम करेंगे। मर्जर का कोई विचार है? काफ़ी चर्चा भी है। अब ये तो बातचीत से होगा, अभी तो बहुत समय है। क्या बातचीत का कोई प्रस्ताव आप अखिलेश जी को देंगे? अभी तो निर्णय लेने के लिए बहुत समय। 2022 के बाद 2024 में शिवपाल जी, आप ये महसूस नहीं कर रहे कि इस समय पूरे विपक्ष को एकदम से भयभीत कर दिया है सरकार ने, चाहे कोरोना के नाम पर, चाहे लोगों के खिलाफ मुकदमे फर्जी करके, अभी चाहे संजय सिंह गोयल के मुकदमे, तो क्या विपक्ष भयभीत हो गया है? नहीं सर, विपक्ष आप लोग मैदान में आ नहीं रहे जैसे पहले आया करते थे। देखिए अब कोरोना की वजह से पालन भी करना है, स्वास्थ्य संबंधी जो भी है, जो आदेश हैं, जो निर्देश हैं, वो तो अपने सारे काम कर रहे हैं, वो तो कोरोना का पालन नहीं हो रहा है, बहुत से काम कर रहे हैं। तो देखिए अभी आपने देखा 2 मंत्री मरे, विधायक मरे, इस संक्रमण से मरे, तो इतनी जब भयंकर बीमारी है तो देखिए उनको तो नहीं, लेकिन जनता आने वाले समय में, मैंने तो वो भी समय देखा है जब 75 आपने 75 भी देखा है, 75 देखा और बड़ी जनता को उम्मीद है आप लोगों से। देखिए तभी नहीं बोल रही थी जनता, तभी नहीं, सब नेता जब जेलों में बंद थे और जैसे इमरजेंसी आती सब एक हो गए, एक होने के बाद तो इसका मतलब तूफान से आने से पहले की खामोशी आप बता सकते हैं? बिल्कुल, हम तैयार हैं, हम तो निकल ही रहे। भैया अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्या अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, कल भी डबल मर्डर हुआ। बिल्कुल, हम तैयार हैं, हम तो निकल ही रहे। भैया अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्या अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, कल भी डबल मर्डर हुआ है गोरखपुर में, और नाबालिग बच्ची से रेप की छुटपुट घटनाएं जैसी आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए हत्याएं बढ़ ही रही हैं, रेप जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, और भ्रष्टाचार तो देख ही रहे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, थानों में, तहसीलों में, कहीं पर भी। और अभी देखिए गन्ना समितियों के चुनाव टाल दिए गए, स्नातक के चुनाव टाल दिए, ग्रेजुएट काउंटेंसी के टाल दिए, और LDB का जो छोटा सा चुनाव है
वो नहीं टाला एलडीबी का चुनाव, वो नहीं टाल रहा है, बहुत छोटा चुनाव है। और पूरा के पूरा देखिए किसानों को खाद भी यूरिया नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही। इधर अभी सूखा पड़ा हुआ था, पश्चिम में तो अभी भी सूखा है, अभी हाँ इधर बाढ़ है, तो कहीं इनका इंतजाम नहीं है। बाढ़ का भी इंतजाम नहीं, सूखे का भी नहीं इंतजाम। और बिजली वाले तो इतना परेशान किए हैं, बिजली दे भी नहीं रहे, जबकि बिजली की कोई कमी नहीं है। लेकिन बस किसानों पे छापे। हम तो कहना चाहते हैं, हम हमारे पास विभाग था। ये काफी सवाल आ गया भाई। लोहिया जी ने नारा दिया था पिछड़ों के संदर्भ, उसके बाद आपकी पार्टी जो है, जिसमें जब समाजवादी पार्टी वो तो बाद में आपके डिफरेंसेस हुए, तो क्या जब से वो पिछड़ों के अलावा कुछ और अन्य जातियों और सवर्णों से जुड़ने लगी, तो क्या अपने उद्देश्य से हट गए? उसके बाद नहीं, हम लोग नहीं हटे, जितने भी लोहिया का नारा तो ये नहीं था क्या? लोहिया का नारा था पिछड़े पावे 100 में 60। हाँ, तभी भी समाजवादियों का नारा है ही। सिर्फ नारे तक महदूद है वो, नारे तक नहीं। अल्लाह कब बोलेंगे? अल्लाह शुरू है वाले लोग हैं जो खामोश नहीं, खामोश कहाँ है? रोज आप सुन रहे, हम तो जहाँ जाते तहाँ बोल देते हैं। और हमने ये कम बोल दिया है कि सब समाजवादी एक हो जाओ, सब उपेक्षित एक हो जाओ, सब उपेक्षित एक हो जाओ, वास्तव में चर्चा बन जाएगी। शिवपाल जी जिस तरह से पंडितों को लेकर राजनीति हो रही है, और अखिलेश जी ने भी बोला है कि मैं परशुराम जी की मूर्ति बनवाऊंगे, मायावती जी ने भी बोला मैं उनसे ऊंची मूर्ति बनवाऊंगा, तो कहाँ तक कि ये जायज़ है कि मूर्तियों पर खेला जाए और डेवलपमेंट पे नहीं बात हो? देखिए, मूर्तियों पे बोलने वाले बोल रहे हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं और करेंगे विकास की। धन्यवाद। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट, बाराबंकी।